प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आज हम आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत आपको पढ़ाएंगे क्या थोड़ा सा आज हम इस पर चर्चा करते हैं। पूंजी की लागत का मतलब है कि पूंजी प्राप्ति के किसी साधन से मिलने वाली शुद्ध धनराशि तथा उसके ऊपर इस संबंध में पड़ने वाले दायित्व के पारस्परिक अनुपात को पूंजी की लागत कहा जाता है। अर्थात एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी 3 लाख रुपए के ऋण पत्र 12% ब्याज की दर पर निर्मित करती है। 12% ब्याज के हिसाब से 3 लाख रुपए पर 36,000 रुपये का व्यवहार हुआ। कहने को हम कह सकते हैं कि पूंजी की लागत 12% है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो पूंजी की लागत कुछ और ही निकलेगी, क्योंकि उस 3 लाख रुपए के ऋण को प्राप्त करने के लिए उस संस्था ने माना कि 20,000 रुपया इश्यू एक्सपेंसेस किया था, यानी उनको प्राप्त करने में खर्च किया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो उस कंपनी को केवल 2,80,000 रुपये प्राप्त हुए थे। 36,000 रुपये तथा 2,80,000 रुपये का जो अनुपात निकालेंगे हम, या जो प्रतिशत निकालेंगे, निश्चित रूप से वो 12% से ज़्यादा आएगी। तो पूंजी के लागत का तात्पर्य यह है कि एक संस्था को पूंजी किस दर पर प्राप्त हो रही है, वास्तव में किस दर पर प्राप्त हो रही है। पूंजी की लागत को 2 विद्वानों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। कृपया उनको लिखिए, मैं बोलता हूं आपको। नंबर 1, मिल्टन एच स्पेंसर, ये विद्वान है। इन्होंने एक परिभाषा दी है। जब कोई व्यक्ति किसी परिभाषा को देता है और हम उसी परिभाषा को लिखते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखी जाती है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर होती है जिसे एक फर्म किसी विनियोग करने के लिए एक शर्त के रूप में मांग करती है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक दूसरी परिभाषा जो है वो सोलोमन इजरा विद्वान है, इन्होंने दी है, उसको भी लिखिए आप लोग। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पूंजी की लागत अर्जनों की न्यूनतम अपेक्षित दर अथवा पूंजीगत व्ययों के लिए कटौती दर है। ठीक है ना। अब प्रश्न यह उठता है कि एक संस्था किन किन स्रोतों से अपनी पूंजी प्राप्त कर सकती है। जिन जिन स्रोतों से पूंजी प्राप्त कर सकती है उन सभी के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्ञात होती है। इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले कि पूंजी किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। तो लिखिए आप, पूंजी प्राप्ति के विभिन्न स्रोत, वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल। नंबर 1, डेट कैपिटल या बोरोड कैपिटल। इसके लिए हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल या कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। नंबर 2, जो दूसरे प्रकार की पूंजी है वो प्रेफरेंस शेयर हो सकती है, तो दूसरे को कहते हैं हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके लिए निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर 3, इक्विटी कैपिटल, जिसके लिए निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। नंबर 4,
प्रतिधारित आय, रिटेन्ड अर्निंग्स, या इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 4 प्रकार की पूंजी है। इन चारों प्रकार की पूंजी की लागत अलग अलग तरीके से निकालते हैं। इसके बाद हम चारों लागतों का एक औसत लागत निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं पूंजी की औसत लागत। इसका अध्ययन हम करेंगे। आज हम केवल आपसे डेट कैपिटल के बारे में बात करेंगे। डेट कैपिटल का तात्पर्य यह है कि कोई संस्था कोई लॉन्ग टर्म लोन अथवा डिबेंचर इश्यू करके ऋण प्राप्त करती है। ऋण 2 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 शोध्य ऋण, नंबर 2 अशोध्य ऋण। शोध्य और अशोध्य, इन दोनों में अंतर क्या है? शोध्य का मतलब है कि कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद प्राप्त किए हुए ऋण को वापस करेगी। अशोध्य ऋण का तात्पर्य यह है कंपनी या कोई संस्था प्राप्त ऋण को अपने जीवन काल में वापस नहीं करेगी, केवल कंपनी के या संस्था के समापन पर ही उस ऋण की वापसी की जाएगी। इन दोनों प्रकार के ऋणों के लिए पूंजी की लागत निकालने के 2 अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको अशोध्य ऋण, इररेडीमेबल डेट की लागत कैसे निकालते हैं वो मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं। इसी प्रकार से रेडीमेबल डेट की कैपिटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं मैंने पहले ही बताया है कि रेडीमेबल डेट एक निश्चित अवधि के बाद प्राप्त किया हुआ ऋण वापस किया जाएगा, तो उसमें कोई कोई निश्चित वर्ष होंगी। यदि किसी प्रश्न में ये लिखा है कि ऋण शोधनीय है परंतु वर्षों की संख्या नहीं दे रखी है, तो आप उसको 10 वर्ष मान लीजिए। ठीक है ना? मैं दोनों प्रकार के ऋणों को आपको बताता हूँ, ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए हैं। CD, मतलब ये सबसे पहले हम अशोध्य ऋण की लागत का फॉर्मूला बता रहे हैं। CDBT, BT मैंने ब्रैकेट में रखा है। BT का मतलब है बिफोर टैक्स। अब प्रश्न ये है कि ये बिफोर टैक्स क्यों निकलती है? क्योंकि ब्याज का भुगतान कोई भी संस्था टैक्स चुकाने से पहले करती है। पहले ब्याज चुकाई जाती है, फिर प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर टैक्स चुकाया जाता है। इसीलिए ब्याज की जो लागत है, जो ऋण की लागत है, वो बिफोर टैक्स होती है। तो CDBT बराबर I/NP इंटू 100। इस I और NP का क्या मतलब है अभी बताऊंगा मैं। इसी प्रकार से जो शोध्य ऋण होता है उसका फॉर्मूला निकालने का है CDBT बराबर I प्लस NB माइनस NP अपॉन 2। यहाँ पर आप देखें, पहले हमको ये हिस्सा सोल्व करना है। NB में से NP घटाएंगे, फिर N का भाग लगाएंगे और जो राशि आएगी उसको I में जोड़ेंगे, फिर अपॉन MB प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। ये MB, NP, N, इनका क्या मतलब है इधर लिखे हुए हैं, मैं भी आपको बताता हूं। इसके बाद हम CDAT निकालते हैं। CDBT चाहे डेट शोध्य हो, चाहे अशोध्य हो, चाहे रेडीमेबल हो, चाहे इररेडीमेबल हो, इनके लिए रेट अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है। लेकिन CDAT के लिए दोनों दशाओं में एक ही फॉर्मूला है, वो है CDBT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है। 1 माइनस टैक्स रेट। बात सुन लीजिए, CDAT बराबर
CDBT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ओके, इसके बाद इन दोनों फॉर्मूलों में जो सिंबल आए हैं इनका फुल फॉर्म सबसे पहले आई है। आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रश्न में होती है जिस दर पर हमने लोन या डेट लिया है वो आपकी आई कहलाती है। एनपी को पूरा फुल फॉर्म है नेट प्रोसीड्स, और एनपी निकालते कैसे हम, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू। देखिए डेट जो है वो डिवेंचर जो है या तो डिस्काउंट पर इश्यू होंगे या प्रीमियम पर। ये डिस्काउंट पर इश्यू हुए हैं तो डिस्काउंट को घटा देंगे, ये प्रीमियम पर इश्यू हुए हैं तो प्रीमियम को जोड़ देंगे। ओके, माइनस इश्यू एक्सपेंसेस माइनस ब्रोकरेज माइनस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हो सकती है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, तमाम खर्चे हो सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए उन खर्चों को हम इसमें से घटा देंगे। एमवी का मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू। एमवी बराबर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन में जब इनका पैसा हम वापस करेंगे तब हम फेस वैल्यू से कम दे रहे हैं उनको वापस तो डिस्काउंट पर कहलाएगा, और ज़्यादा दे रहे हैं तो प्रीमियम पर। ये डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट की राशि घट जाएगी, प्रीमियम पर है तो प्रीमियम की राशि जुड़ जाएगी, वो एमवी हो जाएगी। एन बराबर नंबर ऑफ ईयर्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि रिडेम्पशन डिवेंचर जो है वो रेडीमेड है और वर्षों की संख्या नहीं दे रखी है तो आप उसको 10 मानिए, या जितनी दे रखी है उतनी आपकी एन कहलाती है। सीडीबीटी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, सीडीएटी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, आज हम आपसे केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। कल इसके संबंध में कोई आपको प्रश्न कराएंगे, सवाल कराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। देखता हूँ कैसे